हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का टेस्ट देख रहे थे, स्पेशल टेस्ट, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 35 टेस्ट कवर कर लिया था। आज जो होने वाला है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट, वो है टेस्ट नंबर 36, जो आयोजित किया गया था संस्थान में 29/8/2024 को, और इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 35 सेट जो आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है पीडीएफ इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बात किया गया है संविधान सभा का। तो भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसमें पूछा यह गया है कि सर्वप्रथम मांग किसने किया था 1895 में? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में मांग किया जाता है। वही अगर बात किया जाए महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा गांधी जी 1922 ईस्वी में, वर्ष 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा बतलाया गया था भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। 1922 में बतलाए थे गांधी जी। वही अगर बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर बात किया जाए अगर संविधान के सभा की मांग की, तो सर्वप्रथम संविधान के गठन की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1895 के बाद याद रखना है 1922 में गांधी जी। 1924 में अगर देखें तो 1924 में मोतीलाल नेहरू बोले थे, ब्रिटिश सरकार से मांग की थी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए 1924 में। वही 1934 का बात किया जाए तो 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एवं 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आया था, और क्रिप्स मिशन योजना ने यह एक्सेप्ट किया था कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा। क्रिप्स मिशन 1942 में एक्सेप्ट किया था। और भारत में संविधान सभा का अगर बात किया जाए तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर, जो वर्ष 1946 में आया था। 24 मार्च 1946 को आए कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सार्वधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह है हमारा भारत का। बात किया जाए विश्व का सबसे अधिक व्यापक एवं संविधान किस देश का है, तो वह हमारा अपना देश भारत का है। अगर बात किया जाए भारत के संविधान का, तो भारत का संविधान में संघ एवं राज्य के कानूनों का वर्णन किया गया है, जिसके तहत यह सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है। बात किया जाए भारतीय के संविधान में 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। और अगर बात किया जाए इसे बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, 9 दिसंबर 1946 को। और यह जो बैठक होता है संविधान सभा को गठन कर बनाने के लिए, संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसे बनाने में लगता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें शब्द याद करेंगे, 1,17,369 शब्दों का से हमारा संविधान बना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? बात किया गया है मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका का अधिकार का। अगर सिर्फ बात किया जाता है मौलिक अधिकार का, तो सिर्फ मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। वही मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार यह लिया गया है जर्मनी से। मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार यह लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का वर्णन किया गया है? तो यह है चतुर्थ अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का बात किया गया है। वही अगर बात करते हैं प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन प्रथम अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची का बात किया जाए, द्वितीय में वेतन भत्ता पेंशन का बात किया गया है।
वेतन भत्ता, पेंशन का बात किया गया है द्वितीय अनुसूची में। अगर तृतीय अनुसूची का बात किया जाए तो तीसरा में शपथ का वर्णन किया गया है, तीसरा में शपथ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 256 में है, अनुच्छेद 256 में। वही अगर बात किया जाए अनुच्छेद 356 में, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है 356 के अनुसार। अनुच्छेद 263 का बात किया जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। 370 बात किया जाए तो अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से, इसका संबंध था जो अब समाप्त हो गया। नेक्स्ट है भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? बात किया गया है मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य से याद रखना है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया, और इसे लागू करने के लिए एक और कमेटी याद रखना है बर्मा समिति, बर्मा समिति ने भी सिफारिश की थी, बर्मा समिति के द्वारा लागू करवाया गया था। और यह हुआ था, पूछा गया है किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो 1976 में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में ये मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। भाग याद रखना है 4 के क, 51 के क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और ये 11 मौलिक कर्तव्य था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्य लागू करने की सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य लागू करने की सिफारिश की थी। उस समय लागू हुआ था कितना? तो 10, और अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें सिर्फ पूछा गया था किसके समय में, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 2 कमेटी भी याद रखना है, इंदिरा गांधी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति और बर्मा कमेटी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या है 40। राज्यसभा की सीट बिहार में कितना है? तो राज्यसभा की सीट है बिहार में 16, बिहार में राज्यसभा की सीट 16 है। अगर बात किया जाए लोकसभा का 40 सीट, और 40 सीट में 6 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, 40 में 6 सीट एससी के लिए रिजर्व है, 16 सीट है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 4 में, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का वर्णन किया गया है, यह अभी देखे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 16। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना है बिहार में? तो 16 सीट है राज्यसभा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, और यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 217 के क में। 217 के क के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। बात किया जाए अगर प्रारंभ में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में उच्च न्यायालय की संख्या थी 7। अभी अगर बात किया जाए तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय की संख्या है। और अगर बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय 1 है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1 है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या है 33 + 1। और इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों अलग अलग होते हैं राज्य के अनुसार, सभी जगह पे अलग अलग उच्च न्यायालय में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या है, और अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय की संख्या है। और ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून, पेशा एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून का पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1996 में, वर्ष 1996 में पारित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1996 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया? बात किया गया है परिसीमन आयोग का, तो भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम बार वर्ष 1952 में, उसके बाद 1963 में द्वितीय परिसीमन आयोग, तीसरा बार 1972 में, और चतुर्थ जो लास्ट हुआ है
वर्ष 2002 में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, 1952, 63, 72 और 2002। पहला परिसीमन आयोग का बात किया जाए तो 1952 में, और सबसे अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया था। अगर बात किया जाए परिसीमन आयोग का, तो लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों का निर्धारण करने का जनसंख्या के अनुसार से कार्य रहता है परिसीमन आयोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रथम बार 1952 में गठन किया गया था। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म, बात किया जाए इस्लाम धर्म तो इसका उदय 7वीं शताब्दी में मोहम्मद पैगंबर के जन्म के बाद इस्लाम धर्म का उदय होता है 7वीं शताब्दी में। बात किया जाए अगर इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर का जन्म तो 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है एवं इनकी मृत्यु 632 में होती है। 632 में इनकी मृत्यु होती है, तो 632 के लगभग यानी कि 7वीं शताब्दी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अरबों की विजय का परिणाम था। भारत में अरब का विजय का परिणाम क्या था, तो हिंदू समाज में मद्यपान एवं मांसाहार बढ़ा, यह बिल्कुल सही है। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली थी एवं अरब ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद हुआ था, ये नहीं हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। हिंदू समाज में मद्यपान और मांसाहार बढ़ा, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। जिस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया वो था राजा राज प्रथम। चोल राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया एवं अनुराधापुरी, उत्तरी भाग जो था अनुराधापुरी, उस पर अधिकार किया। साथ साथ राजेंद्र चोल भी अधिकार करता है श्रीलंका पर, राजेंद्र चोल के द्वारा भी अधिकार किया जाता है। राजेंद्र चोल एवं राजा राज प्रथम 3 शासक जो थे उन्होंने श्रीलंका पर अधिकार किया था, याद रखना है। राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम एवं राजेंद्र चोल, ये तीनों शासक श्रीलंका पर अधिकार करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सही है। बात किया गया है अलाउद्दीन खिलजी मुकदम, खूत और चौधरी भूमि कर वसूल करने वाले हिंदू अधिकारी होते थे। मुकदम, खूत, चौधरी ये सभी हिंदू अधिकारी होते थे जो भूमि कर वसूलते थे। दिल्ली सल्तनत में भूमि मापन को मसाहत कहा जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत में भूमि मापन को मसाहत कहा जाता था। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था, यह बिल्कुल गलत है। बाजार संचालन का अधिकारी जो होता था दीवाने रियासत नहीं बल्कि सहना ए मंडी होता था। दीवाने रियासत नहीं बल्कि सहना ए मंडी होता था, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत, सहना ए मंडी हुआ करता था। अगर बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी का अगर बात किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसके समय में बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सहना ए मंडी नामक अधिकारी करता था, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर को बंदी बनाया था। 1626 में जहांगीर को किसने बंदी बनाया, तो आदिल शाह के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी, आदिल शाह के द्वारा जहांगीर को बंदी बनाया जाता है वर्ष 1626 में झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध किस घटना से है। सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध 1857 की क्रांति है और यह हुआ था यूपी में यानी कि संयुक्त प्रांत में सती चौड़ा घाट की घटना होती है 1857 की क्रांति के समय यूपी में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में किसे बेथुन स्कूल की सेक्रेटरी बनाया गया था। बेथुन स्कूल की प्रथम सेक्रेटरी बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, और ये विधवा पूर्ण विवाह से संबंधित है। विधवा पूर्ण विवाह से इनका संबंध रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। साथ ही साथ ये एक सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा भारत में विधवा पूर्ण विवाह एवं स्त्री शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेथुन स्कूल का प्रथम सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन है, तो यह है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह संस्था जो था भारतीय एवं गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नागपुर झंडा सत्याग्रह के बारे में कथन पर विचार करना है। यह सत्याग्रह 1920 में हुआ, तो नहीं, यह बात किया जाए अगर नागपुर झंडा सत्याग्रह का, तो यह 14 मार्च 1923 को 14
मार्च 1923 ईस्वी को होता है नागपुर झंडा सत्याग्रह। यह सत्याग्रह कांग्रेस के ध्वज प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ था, तो यह बिल्कुल सही है। यह सत्याग्रह कांग्रेस के ध्वज प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ था, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही है। 1920 में नहीं बल्कि 14 मार्च 1923 को होता है नागपुर झंडा सत्याग्रह। 14 मार्च 1923 को होता है नागपुर झंडा सत्याग्रह, तो ऑप्शन हो जाएगा बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट है रानी गौडेनेल्यू। रानी गौडेनेल्यू का संबंध जो रहा है वो चटगांव शस्त्रागार से रहा है। रानी गौडेनेल्यू का बात किया जाए तो इनका संबंध चटगांव शस्त्रागार से रहा है। वही अगर बात किया जाए कल्पना दत्त का, तो कल्पना दत्त का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से रहा है। कल्पना दत्त का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। लक्ष्मी सहगल का बात किया जाए तो लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी, लक्ष्मी सहगल। रामा देवी चौधरानी का संबंध का बात किया जाए तो रामा देवी चौधरानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थी रामा देवी चौधरानी, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भूटान युद्ध कब हुआ था? एंग्लो भूटान युद्ध। बात किया जाए आंग्ल और भूटान के बीच वर्ष 1865 में युद्ध होता है। वर्ष 1865 में एंग्लो भूटान युद्ध होता है। बात किया जाए अगर भूटान का, तो भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है भूटान और एंग्ल के बीच 1865 में युद्ध होता है। अगर बात किया जाए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, तड़ित झंझावत का देश कहा जाता है भूटान को। और भूटान का बात किया जाए नेशनल गेम का, तो भूटान का नेशनल गेम है तीरंदाजी। भूटान का नेशनल गेम है तीरंदाजी नेशनल गेम है। एवं करेंसी है नुंगलट्रम। करेंसी भी पूछ लिया जाता है भूटान का, तो करेंसी याद रखना है नुंगलट्रम यहाँ का करेंसी है। नुंगलट्रम करेंसी है, तीरंदाजी नेशनल गेम है। अभी भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके समय में? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। एवं आधुनिक भारतीय लोक सेवा का जनक सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को आधुनिक भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। वही भारतीय लोक सेवा का बात किया जाए तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1948 में जयपुर में होता है। वर्ष 1948 में जयपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीता रमैया के द्वारा किया जाता है। जयपुर में ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्ष 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीता रमैया के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है और यह स्वतंत्रता के बाद होने वाला पहला अधिवेशन है कांग्रेस का। ऑप्शन हो जाएगा ए, जयपुर में। अगर बात किया जाए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है और इस समय एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित संस्था था। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और प्रथम अध्यक्ष का बात किया जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस के स्वतंत्रता के पश्चात पहला अधिवेशन होता है जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पट्टाभी सीता रमैया। 1939 में याद रखना है, 1939 में पट्टाभी सीता रमैया कांग्रेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे होते हैं, जो अध्यक्षता पद को लेकर विवाद होता है। पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी खड़ा करते हैं और पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है। 1939 में पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, ये भी याद रखना है। पट्टाभी सीतारमैया 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता स्वतंत्रता के बाद किए थे। नेक्स्ट है किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है? बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, यह कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात किया जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक से तो इससे प्रमुख याद रखना है 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। वही 1833 के एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? साम्यवादी शासन का प्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए, साम्यवादी शासन का प्रथम प्रयोग रूस में। नेक्स्ट है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन यह एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था। हुआ आंदोलन यह वियतनाम में हुआ आंदोलन था, वियतनाम में, और यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? बात किया जाए मकर रेखा का तो
ये हमारा पृथ्वी है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा, और मकर रेखा पर स्थित देशों की संख्या है 10। मकर रेखा पर 10 देश स्थित हैं, जिसके अंतर्गत 4 देश दक्षिण अमेरिका का, और ये 4 देश का बात किया जाए तो चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे एवं ब्राज़ील हैं। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राज़ील 4 देश हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, प्रागवे है, उरुग्वे नहीं है। तो 4 देश दक्षिण अमेरिका का और 5 देश जो है वो है अफ्रीका का 5 देश, और वो अफ्रीका का 5 देश कौन कौन सा है तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर हैं। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील, नमाबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है, तथा अंतिम है जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से 10 देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। मकर रेखा पर स्थित देशों की संख्या है 10, जिसमें 4 देश दक्षिण अफ्रीका का, 6 देश अफ्रीका का और 1 है ऑस्ट्रेलिया। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये 10 देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा डी, उरुग्वे स्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा एक ज्वालामुखी मुल्क है? निम्नलिखित में कौन एक ज्वालामुखी मुल्क है? तो यह है रीयूनियन द्वीप। यह एक ज्वालामुखी मुल्क है और यह हिंद महासागर में स्थित है। इंडियन ओशियन में स्थित है। बात किया जाए रीयूनियन द्वीप पर, तो रीयूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है और यह स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल का कितना पृष्ठ का भाग रेगिस्तान है? तो लगभग 5वां भाग रेगिस्तान है। अगर बात किया जाए रेगिस्तान का, तो वैसी भूमि जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 250 mm से कम हो, औसत वार्षिक वर्षा 250 मिलीमीटर से कम हो, तो उसे रेगिस्तान घोषित किया जाता है। रेगिस्तान का बात किया जाए तो यह शुष्क भी हो सकता है और साथ साथ हिम भी हो सकता है। शुष्क मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है। 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं और संपूर्ण पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अग्निवलय महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का लगभग 70 से 80%, तो इसके अनुसार हो जाएगा 68%, 70 से 80% सर्किल ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहा जाता है जहां 70 से 80% आता है, तो उसे अग्निवलय कहा जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 68%। नेक्स्ट है किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। व्हाइट ऑफ द अर्थ अगर बात किया जाए पृथ्वी का, तो पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट है ऊपरी वाला भाग और वही मेंटल निचली वाली भाग है, और कोर सबसे अंदर वाली भाग है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। अगर बात किया जाए क्रस्ट में सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम का प्रधानता होता है। क्रस्ट में सिलिकॉन, एल्युमिनियम। मेंटल में बात किया जाए तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। मैग्नीशियम और सिलिकॉन की प्रधानता होती है। वही कोर में निकल और फेरस की, नीफे यानी कि निकल और फेरस की प्रधानता होती है। याद रखना है सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। तो मेंटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, कश्मीर हिमालय में ही करेवा पाया जाता है। करेवा सॉइल जो केसर की खेती के लिए उपयोगी होता है। नालगढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नालगढ़ नहीं बल्कि देहरादून सबसे बड़ा है। नालगढ़ नहीं बल्कि देहरादून जो है वो सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। यह भी बिल्कुल सही है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी हिमालय और उत्तराखंड में है। यह भी सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा 2 नहीं, यानी कि 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 की भी संज्ञा दी जाती है। भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है K2, जिसका ऊंचाई बात किया जाए तो इसका ऊंचाई है 8611 है। कंचनजंगा का बात किया जाए तो कंचनजंगा 8586 है, 85
मीटर और यह जो है सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। एवरेस्ट का बात किया जाए तो यह नेपाल में स्थित है, यह नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वही बात किया जाए नंदा देवी का तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? बात किया जाए रोहतांग टनल का तो रोहतांग टनल सिक्किम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में तो सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही अगर बात किया जाए लिपुलेख का तो लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड में दर्रा स्थित है। माना, नीति, लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिल्ला का बात किया जाए तो बोमडिल्ला, यांग्याप और दिफू, बोमडिल्ला, यांग्याप और दिफू ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिल्ला, यांग्याप और दिफू। बात किया जाए नाथुला जलेपला का, नाथुला और जलेपला का तो नाथुला जलेपला ये सभी अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि नाथुला जलेपला सिक्किम के स्थित दो दर्रे हैं। नाथुला जलेपला सिक्किम में है, बोमडिल्ला यांग्याप दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग और बालालाचा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। लिपुलेख उत्तराखंड में यह सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 35। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर के जोड़ती है? बात किया जाए हैदराबाद और सिकंदराबाद का तो इसे जुड़वा शहर की राजधानी कहा जाता है। जुड़वा शहर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को और यह कनेक्टेड है हुसैन सागर झील के द्वारा। हुसैन सागर झील के द्वारा यह कनेक्टेड है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना। डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना किस देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना, यह डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना यह अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो यह होता है कोरोमंडल तट पे। लौटते मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? मुंडा भाषा का समूह है ऑस्ट्रिक परिवार से। ऑस्ट्रिक परिवार से ऑप्शन हो जाएगा ए। मुंडा भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? तो यह हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर यह तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है बल्कि जमशेदपुर में स्टील का फैक्ट्री है। स्टील, जमशेदपुर में स्टील एंड आयरन वर्क्स है। ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे तेल शोधनशाला नहीं है। जामनगर, डिगबोई, बरौनी ये सभी तेल शोधनशाला के लिए फेमस है। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और यह स्टील आयरन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है किसका मिलान सही नहीं है? काट एवं दाह कृषि का प्रकार है एवं संबंधित राज्य। दहिया का बात किया जाए तो दहिया कहा जाता है एमपी में। काट एवं दाह कृषि यानी कि दहिया कहा जाता है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में। कुरुवा कहा जाता है झारखंड में। ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में। पोंड कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। कुरुवा झारखंड में, ब्रिंगा उड़ीसा में, पोंड आंध्र प्रदेश में। दहिया कहा जाता है एमपी ना कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यह सुमेलित नहीं है। समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली किसने बनाई थी? समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था C.W. मिल्स के द्वारा। C.W. मिल्स के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से क्या उपग्रह इनसैट फर्स्ट बी का उद्देश्य नहीं है? बात किया जाए इनसैट का तो पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इनसैट पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से टीवी संचार, मौसम की भविष्यवाणी एवं आपदा चेतावनी में किया जाता है, न कि राष्ट्रीय सीमा को रक्षा करना में। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इनसैट फर्स्ट बी का यूज टीवी संचार में, मौसम की भविष्यवाणी में, आपदा चेतावनी में किया जाता है, न कि राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा हमेशा घटता है और यह 10% नियम के अनुसार 10% ही रह जाता है। यानी कि ये अगर हमारा 1000 है तो अगला में 1100, आगे 10 और बाद में 1 हो जाएगा। इस प्रकार से पाया जाता है 10% लाभ, यानी कि पोषण स्तर 10% ही रहता है और यह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। तो ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा हमेशा घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीन वॉश इंगित क्या करता है। ग्रीन वॉश का संबंध है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना यह कहलाता है ग्रीन वॉश, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो वो थे रामानंद। रामानंद थे जिन्होंने भक्ति संदेश के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, रामानंद। बात किया जाए रामानंद का तो ये राघवानंद के शिष्य थे। राघवानंद के शिष्य थे एवं इनके शिष्य रामानंद के शिष्य होते हैं कबीर। रामानंद के शिष्य हैं कबीर। रामानंद के शिष्य हैं कबीर। एवं बात किया जाए रामानंद के गुरु तो रामानंद के गुरु हैं राघवानंद। राघवानंद के शिष्य होते हैं रामानंद और रामानंद ने भारत में सर्वप्रथम भक्ति के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भारती शिवाजी इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से भारती शिवाजी का संबंध है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान यह सुमेलित है। समता प्रसाद तबला वादन, मनी अय्यर मृदंग से, बांसुरी वादक एम एस सुब्बालक्ष्मी का बात किया जाए तो ये एक संगीत गायक है। संगीत गायक का संबंध संगीत से है एम एस सुब्बालक्ष्मी का, ना कि बांसुरी से। ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सुमेलित नहीं है। एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध है संगीत से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को बात किया जाए तो 21 मार्च को वन दिवस, 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 23 मार्च को वन दिवस, 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस एवं मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को बात किया जाए तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO की स्थापना दिवस को हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिख नहीं बल्कि वियना है। ओपेक का मुख्यालय वियना है। ओपेक यह तेल निर्यातक का संस्था है जिसकी स्थापना 1960 में होती है और मुख्यालय जो है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ओपेक का मुख्यालय है। याद रखना है ओपेक से अभी हाल ही में अंगोला देश जो है वो ओपेक से अलग हुआ है। ओपेक का मुख्यालय है वियना में और इसका स्थापना 1960 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ऑयल ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पूरा नाम होता है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग OPEC, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका पूरा नाम है। स्थापना है 1960 में। हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक यह लुप्त प्राय पादप एवं जंतु का से संबंधित है। रेड डाटा बुक लुप्त प्राय पादप एवं जंतु से इसका संबंध है और यह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है जिसमें लुप्त प्राय पादप एवं जंतु का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। बात किया जाए विजय लक्ष्मी पंडित का तो ये जवाहरलाल नेहरू की बहन होती है। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है। तो स्प्रिंट यह एक प्रकार का घुड़सवारी नहीं बल्कि रनिंग से यानी कि दौड़ से संबंधित है। स्प्रिंट का संबंध है दौड़ से, ना कि घुड़सवारी से। वॉल्टिंग, ड्रेसेज, सी जंपिंग ये सभी घुड़सवारी से संबंधित है। स्प्रिंट का संबंध है वो है दौड़ से। ऑप्शन हो जाएगा बी। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। कलिंगा अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार है कलिंगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। बियॉन्ड द लाइन्स लेखक है कुलदीप नैयर लेखक है बियॉन्ड द लाइन्स के। वही बात किया जाए विष्णु शर्मा तो विष्णु शर्मा का प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जिसका सबसे अधिक भाषाओं में सबसे अधिक भाषाओं में प्रकाशन हुआ है पंचतंत्र का, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। क्राइस्ट चर्च यह कहाँ स्थित है। तो क्राइस्ट चर्च का बात किया जाए तो यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। क्राइस्ट चर्च असम के गुवाहाटी में स्थित चर्च है जो
पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी है डोंग घाटी। ऑप्शन हो जाएगा बी। डोंग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कजाकिस्तान का बात किया जाए तो कजाकिस्तान की राजधानी है बिश्केक नहीं बल्कि अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। बेल्जियम का ब्रुसेल्स। बहामास का नसाउ। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं बल्कि अस्ताना है। ऑप्शन हो जाएगा ए। मानव अधिकार संरक्षण दिवस अधिनियम कब लागू किया गया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 28 सितंबर वर्ष 1993 में 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। वही बात किया जाए मानवाधिकार दिवस, याद रखना है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 28 सितंबर वर्ष 1993 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को। चरक संहिता, लेखक है सुश्रुत। सुश्रुत द्वारा चरक संहिता का लिखा जाता है जिसे आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो यह है असम। चाय का प्रमुख उत्पादक है असम। असम में ही चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट के असम में जोरहट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में स्थित है। बात किया जाए पहली चाय कंपनी का तो असम चाय कंपनी का स्थापना होता है प्रथम 1840 में। असम चाय कंपनी का 1840 में स्थापना होता है और यह ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम कंपनी थी असम चाय कंपनी। याद रखना है यह असम जो है प्रमुख चाय उत्पादक है। याद रखना है असम गोल्ड टी भी असम से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ है अन्य स्रोत से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। अन्य स्रोत से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण कंटेंट क्यूरेशन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य की उष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? सूर्य में प्रकाश और उष्मा यह न्यूक्लियर प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना न्यूक्लियर प्रोसेस के द्वारा होता है और उससे सूर्य में प्रकाश एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयीय पथ में जाने वाला विस्फोट आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होगा? तो मूल पारावलिक पथ के साथ प्रचलित होगा। ये हमारा कुछ पाथ होता है जिसे हम ट्रैजेक्टरी या पाराबोलिक पथ बोलते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन पाराबोलिक पथ में जाने वाला विस्फोट आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान किस ओर संचालित होगा? मान लिया जाए कि ये हमारा पाराबोलिक है, यहाँ पे जाकर यह फटेगा और यहाँ पे बोला गया है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन पाराबोलिक पथ में अगर जाता है तो यह फटेगा, तो इसी पाथ को फॉलो करेगा। तो मूल पारावलिक पथ के साथ यह फॉलो होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाला इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है? तो यह बस कहलाता है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाला इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? बात किया जाए जांच के लिए यूज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो यह हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट यह रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है और यह एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखना है चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या तो परमाणु में स्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर होता है। परमाणु में स्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या
द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कहलाता है द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाला भूमि के चारों ओर उपस्थित ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सा गैस है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, CFC। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो ये क्रमाकुंचन को बढ़ाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रमाकुंचन को। नेक्स्ट है मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया जो रोग है वो मादा एनोफिलीज के काटने से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोज किया गया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी मादा एनोफिलीज की खोज की थी, तो इसका खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। बात किया जाए अगर एडवर्ड जेनर का, तो एडवर्ड जेनर ने भारत में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके का खोज, और याद रखना है चेचक से 2 टीका, एक है चिकन पॉक्स और एक होता है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। अगर बात किया जाए स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण फैलता है, वही चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण फैलता है। और चेचक का टीका यानी कि पॉक्स की खोज, स्मॉल पॉक्स की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए लुईस पास्चर का, तो लुईस पास्चर ने पॉस्चुराइजेशन की खोज की थी। पॉस्चुराइजेशन की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। पॉस्चुराइजेशन की खोज लुईस पास्चर ने। अगर बात किया जाए रोनाल्ड रॉस, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, यह खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? उपग्रह किसके नहीं है? तो बुध और शुक्र के सन के नज़दीक होने के कारण और आकार में छोटा होने के कारण, इन 2 कारणों से मरकरी और वेनस यानी कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है होमियो जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बात किया गया है प्रिज्म का, तो प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म में पृष्ठों की संख्या होती है 5, कुछ इस प्रकार से। ये 3 दिख रहा है और 2 एक बैक साइड एक फ्रंट साइड से होता है। तो प्रिज्म में जैसे ही श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसका डिस्पर्सन होता है, विक्षेपण होता है, कलर का डिस्पर्सन होता है। और इसमें सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वो है बैगनी का। VIBGYOR कुछ इस प्रकार से VIBGYOR ये हमारा विक्षेपण है। इसमें मूल पथ से डेविएट होना ही विक्षेपण कहलाता है। और सबसे अधिक विक्षेपण वो हो रहा है वो है वायलेट यानी कि बैगनी का सबसे अधिक अधिक विचलन होता है। और लाल अगर बात किया जाए तो सबसे कम होता है वो है लाल का, वही सबसे अधिक का बात किया जाए तो सबसे अधिक विक्षेपित होता है बैगनी प्रकाश। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए तरंगदैर्घ्य का, तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का तरंगदैर्घ्य। वही बात किया जाए प्रकीर्णन का, तो प्रकीर्णन बैगनी का सबसे अधिक होता है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है एवं लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा से बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, नर्म लोहा से। दांतों का कठोर इनामेल परत क्या होता है? दांतों का कठोर इनामेल परत होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट। बात किया जाए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो पूरा नाम होता है CaCO3, रासायनिक नाम है CaCO3, यानी कि ये हो जाएगा चूना पत्थर। अगर बात किया जाए बेकिंग सोडा का, तो इसका होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। वही बात किया जाए बेकिंग सोडा का, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। टेबल साल्ट का बात किया जाए तो इसे NaCl के नाम से जाना जाता है, टेबल साल्ट को NaCl। तो इसमें पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CO3 का रूप है, तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अवट्टू यानी कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में किसका सेवन करना चाहिए? तो आयोडीन का सेवन करना चाहिए, आयोडीन का। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीवी से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और यह प्राप्त होता है कवक के द्वारा।
कवक के द्वारा प्राप्त होता है पेनिसिलिन। ऑप्शन हो जाएगा डी, कवक के द्वारा प्राप्त होता है पेनिसिलिन। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने, और यह 1970 से दिया जाने लगा। 1969 में स्थापना होता है इसे का, और 70 से दिया जाना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में लागू किया गया। वर्ष 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन भुगतान संतुलन कहलाता है। किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन भुगतान संतुलन का अभिलेख है। ऑप्शन हो जाएगा ए। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में प्लांट की स्थापना की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। तो यह भी सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग को स्थापना की एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। HYV कार्यक्रम भारत में क्या कहा जाता है? HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? तो नव कृषि नीति के नाम से भी जाना जाता है। HYV बात किया जाए HYV का तो पूरा नाम होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। HYP कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति के नाम से भी जाना जाता है। HYV पूरा नाम होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी पूरा नाम है और इसे भारत में नव कृषि नीति के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, नव कृषि नीति। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजना। केंद्रीय आयोजना ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्रीय आयोजना। नेक्स्ट है कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है? तो यह है सिडबी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो हेडक्वार्टर है लखनऊ में। हेडक्वार्टर है लखनऊ में सिडबी। यह मुख्य रूप से स्मॉल इंडस्ट्रीज को यानी कि लघु उद्योग को संबंध में कार्य करता है। सिडबी ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना एवं बढ़ावा देना निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण नीति को बढ़ावा देना है। ऑप्शन हो जाएगा डी, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को एवं उदारीकरण को। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण नीति को। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में किस जिला का प्राचीन नाम अंगुत्री था? अंगुत्री बिहार के किस जिला को प्राचीन नाम था? तो यह है लखीसराय का। लखीसराय का प्राचीन नाम है अंगुत्री। ऑप्शन हो जाएगा बी। दुर्गावती बांध बिहार के किस जिला में स्थित है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक है, याद रखना है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है और वो दुर्गावती बांध जो है यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। दुर्गावती बांध बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार में अंग्रेजों को सोरा के व्यापार का एकाधिकार किसने प्रदान किया था? भारत में अंग्रेजों को सबसे अधिक जो सोरा प्राप्त होता था बिहार से, और बतलाना ये है बिहार में अंग्रेजों को सोरा के व्यापार का एकाधिकार किसने प्रदान किया था? तो वो था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के द्वारा बिहार में अंग्रेजों को सोरा के व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है। मीर जाफ़र के द्वारा, याद रखना है, सोरा के व्यापार के लिए ही एक विद्रोह होता है भारत में, बिहार के अंदर नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह यह सोरा व्यापार से ही संबंधित था। नोनिया विद्रोह याद रखना है, यह बिहार से संबंधित है और यह सोरा से संबंधित था। सोरा उगाने वाले लोगों के द्वारा किया गया था नोनिया विद्रोह। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में किस वेद में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद में। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो था तिम्स। श्रीलंकाई शासक जो अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की प्रयास किया था वो था
तिम्स, ऑप्शन हो जाएगा सी तिम्स ने। नेक्स्ट है किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी, तो यह था गुप्त काल में। स्त्रियों का पुरुषों के बराबरी था गुप्त काल में, और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए गुप्त काल में। नेक्स्ट है किस स्थान पर जी का मान सार्वधिक होगा, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो रिलेशन होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ होता है। यह पृथ्वी के रेडियस पर भी डिपेंड और साथ साथ मास पर भी डिपेंड करता है। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। यह डिपेंड सबसे पूछा गया है किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होगा, तो इसका वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, और यह सबसे कम हो जाएगा, वो हो जाएगा अंटार्कटिका के कैंप में, ऑप्शन हो जाएगा डी अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सबसे कम होगा, क्योंकि अंटार्कटिका भारत के दक्षिणी ध्रुव यानी कि ध्रुव पर स्थित है, और ध्रुव पर जी का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सबसे अधिक होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवन का बात किया जाए तो यह प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है, वही ध्वनि में ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन की घटना नहीं होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है, तो ध्रुवन नहीं होता है। इसके अलावा विवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में होती है। ध्रुवन प्रकाश में होता है बल्कि ध्वनि में नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हीरा का बात किया जाए तो हीरा कार्बन का अपरूप है। अगर बात किया जाए संगमरमर का, तो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम हो जाएगा। रेत का बात किया जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा, रेत का संबंध सिलिकॉन से है। मणिक का बात किया जाए तो Al2O3 एल्युमिनियम, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम से मणिक का संबंध, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन देखा है, और 100 क्वेश्चन को देखें तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा।